फलानी जगह ये हुआ, मैं किसी और से कंपैरिजन नहीं चाहता। कंपैरिजन करेंगे तो फिर कंपैरिजन मैं खैर उस पर कुछ नहीं कहता वो। लेकिन ये जो सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल चौथी बार बन रही है इधर, 2008, 2013, 2018 और 2024, ये कंटिन्यूएशन है सूबे के लोगों की खिदमत की। ऐसा नहीं कि पहली बार बने और हम एक नई तरजीहात बताएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि सूबे के लोगों ने एक्नॉलेज किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम को। यही वजह है कि हर दफ़े हम पहले से भी ज़्यादा सीटें लेते हैं, पहले से भी ज़्यादा वोट लेते हैं, लेकिन इस वक्त ये मुझे बड़ा एहसास है कि सिंध के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट हमें दिया है। कभी भी हम 2/3 मेजॉरिटी नहीं लेके आ सके इस सूबे के अंदर। वो मैंडेट मिलने के बाद हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर और ज़्यादा आ जाती है। और इसका इंशाल्लाह ताला जो मेरी टीम आएगी काबीना की, उनको भी एहसास है, सब सूबाई असम्बली के मेंबरान जिनको लोगों ने वोट दे के कामयाब किया है उनको भी एहसास है। तो वो हम पहले से ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। आखिरी सवाल है, ये फरमाइएगा कि अभी रमज़ान करीब है, सिंध हुकूमत की क्या तरजीहात हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाएगी वो रमज़ान में महंगाई में कमी के हवाले से? देखिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है महंगाई, वैसे ही गरीब आदमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ महंगाई का आ गया है। और इमीडिएटली जैसी फेडरल गवर्नमेंट आती है उन्होंने आज मुझे नहीं ख्याल, हो सकता है अभी तक इंतखाबात हो गए हों, रिज़ल्ट आ गई है, अभी चल रहा है, तो वो रिज़ल्ट आ जाएगी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, कल उनका ओथ है और कल वफाकी हुकूमत आ जाएगी। उनका सबसे पहला काम यही होगा कि शायद वो जो माशी सूरत हाल है उस पर काम करें। हमारी उनसे यही एडवाइस है और ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कई बार कह चुके हैं कि जो महंगाई का बोझ है वो गरीबों से हटा के, जो कि अशराफिया है, जिनको सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जो वफाक के अंदर वजारतें ऐसी हैं जिनकी उधर डिवोल्यूशन के बाद कोई ज़रूरत नहीं है, उनको ख़त्म करें। और गरीबों के ऊपर से वो महंगाई का बोझ, इसलिए कि महंगाई किस चीज़ से होती है, सबसे बड़ा हमारे ऊपर जो इफ़ेक्ट आता है वो तेल की कीमतों से आता है, इसलिए कि उसकी इफ़ेक्ट हर इंडस्ट्री, हर शोबे में आ जाते हैं और वो वफाक के वाले होता है। तो हमारी यही दरख्वास्त होगी वफाक से कि वो गरीबों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और मुझे पता है IMF की साथ निगोशिएशंस होनी है, वो स्टैंड बाई एग्रीमेंट तो ख़त्म हो गई, अब आगे एक एग्रीमेंट होनी है, तो उसके अंदर वो निगोशिएट ऐसे ही करें कि गरीबों के ऊपर उसका बोझ ना पड़े और अशराफिया के ऊपर जो सब्सिडीज दी जाती है, जिसके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर तकरीर में अपना जिक्र कर चुके हैं और आप सब ने सुनी होगी, मैं रिपीट नहीं करना चाहता उसको इधर। और जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक़ है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी इंतज़ामिया जो कीमतें मुकर्रर हों उन पे अमल दरामद कराए। और उसके साथ साथ मैं दुकानदारों से भी दरख्वास्त करूँगा कि अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ में है। दुनिया भर में तो ये होता है और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो बाकी त्यौहार होते हैं, अगर क्रिश्चियंस का क्रिसमस होता है तो उस ज़माने में सेलें लग जाती हैं, मैं भी कुछ अच्छा बाहर रहा हूँ और चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रमज़ान के महीने में कीमतें और बढ़ जाती हैं। तो ये हमारे लिए एक इबादत का महीना है, उसके बाद एक बड़ा त्यौहार आता है हमारा, तो दुकानदार भी ये सोच के कीमतें अपनी लोगों के साथ कोई ज़्यादती ऐसी ना करें और कीमतें जो मुकर्रर हों उन्हीं पे लें। चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि नए चेहरों को मौका दिया जाए, नौजवानों को मौका दिया जाए, तो काबीना आप बनाने जा रहे हैं, पार्टी से मुशावरत, तो ये क्या कोई नया चेहरा सामने आ रहा है या वही पुराने लोगों को जो है वो आगे लाएंगे? मैंने अभी मुशावरत नहीं हुई है मेरी पार्टी से, तो मैं नए पुरानों की बात नहीं करता। मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि 114 में से 3 निकालें, 111 मेंबर हैं, बड़ी चॉइस है हमारे पास, तो इंशाल्लाह ताला अच्छे लोग आएंगे। सिंध असम्बली से बाहर जो जमातें बिल्कुल मौजूद है वो एहतजाज इंतखाबी मुबैन इंतखाबी धांधियों के खिलाफ कर रही हैं, GDA है, PTI है और दीगर लोग जो बड़ा स्टेक नहीं ले सकी, क्या उनके साथ भी कोई बातचीत की उनको इंगेज कर रहे हैं या करने का प्रोग्राम? देखिए अगर कोई भी हुकूमत के साथ, हुकूमत का दिल बड़ा होता है, कोई भी हुकूमत के साथ बात करना चाहेगा तो हम मना नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बात करेंगे उनसे।
उनके जो एतराज़ात हैं वो हुकूमत से नहीं है। अगर उनके एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के साथ है तो उधर एतराज़ात तो हमारे भी हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन ही बताया था, हमें भी कई जगहों पे एतराज़ात हैं, लेकिन हम एक कानूनी तरीका अपना रहे हैं। हम पिटिशन्स ट्राइब्यूनल्स में डालेंगे और हम अब कानूनी तौर से जाएंगे। हम मुल्क को गैर मुस्तकिम, और मुझे वैसे वो GDA का मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने सवाल कर लिया है। एहतजाज समझ नहीं आती, वो सीटों पे खड़ी कितनी पे हुए थे पूरे सिंध में, ज़रा हिसाब लगा लें। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत है, इलेक्शंस के 2-4 दिन बाद या 3 या 4 दिन बाद पीर साहब वगैरह बड़े मोहतरम हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि मेरे उम्मीदवार असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उसके अगले दिन उन्होंने अपने एक्सपेंसेस जमा कराए, नोटिफाई करा दिया अपने आप को। पीर साहब की बात भी नहीं मानते अब तो वो, मुझे बड़ा अफसोस इस बात का हुआ है। जमात इस्लामी के कैंडिडेट ने भी कहा, उन्होंने अभी तक अपने आप को नोटिफाई नहीं कराया, अभी तक नहीं कराया, मुझे आगे का पता नहीं है, उन्होंने एक्सपेंसेस नहीं जमा कराए। लेकिन वो GDA के उम्मीदवार तो मेरा ख्याल है दरवाजे पे खड़े हैं कि बस वो थोड़ा सा इजाज़त मिले तो हम अंदर घुसें और हलफ लें, और मैं चाहूँगा कि वो आए और हलफ लें। सीएम साहब 10 नकात के अंदर जो है वो 300 मेगावाट बिजली जो है यूनिट 300 यूनिट फ्री करने का ऐलान किया था बिलावल भुट्टो ने, और तनख्वाह भी डबल करने का किया था। तो क्या उस पर भी आप अमल दोनों पे अमल दरामद होगा। मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान डबल करने के लिए तो हमारा पहला भी रिकॉर्ड है, हम कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला करेंगे। तनख्वाहें महंगाई के हिसाब से वो कर रहे हैं वो उस पर। इलेक्शन मुहिम के दौरान उन्होंने टास्क दे दिया था, और हमने जो कुछ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको कहा हुआ है, और ऑलरेडी उनसे एक पहला कॉन्सेप्ट पेपर मुझे मिल भी गया है। तो आप ये बात छोड़ दें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक खासियत है कि जो तहिया वो करते हैं वो करके दिखाते हैं। मैंने आपको कई बार बताया, एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो घर बन रहे हैं ना, 21 लाख घर, ये कभी पहले हुआ है? पहले भी सैलाब आए हैं, 42 में सैलाब आया था, फिर 73 का सैलाब था, 76 का सैलाब था, 2010 का था, 90s में 94 में सैलाब आया था, 2020 में सैलाब आया था, सब में घर तबाह हुए थे। लेकिन किसी हुकूमत ने ये तहिया ही नहीं किया कि हम घर बना के देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैंने घर बना के देने, और ऐसे घर बना के देने कि चाहे एक कमरा हो लेकिन लोग दरबदर ना हों ऐसी कुदरती आफात के दौरान, और हमें टेंटों का इंतज़ाम ना करना पड़े। और अल्लाह ताला का शुक्र है, उन्होंने कहा, मैं चीफ मिनिस्टर था उस वक्त, तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था कि मैंने कहा ये हो कह तो दिया, लेकिन ये होगा कैसे। अल्लाह रब का करम है, बिलावल साहब की तहिया था, उनकी मेहनत थी, उन्होंने वो करके दिखाया। और इस वक्त पोजीशन ये है कि इस प्रोजेक्ट, मैंने चीफ मिनिस्टर बनते दोबारा इसकी ब्रीफिंग ली है, हमने तकरीबन आधे पैसों का इंतज़ाम करके चले गए थे, और उसके अलावा हम एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से एडिशनल फंडिंग के लिए बात शुरू कर दी थी हमने, जब मैं चीफ मिनिस्टर था पहले उस वक्त। और उस पर वो काम, बीच में एक मसला आ गया था, आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन से जो हिदायत आई उसको सूबाई हुकूमतें समझी कि इन फ्लड रिलेटेड काम पे काम नहीं करना है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको रेज़ किया, हमने ख़त लिखे, तो वो अलाउ हुआ कि नहीं जी, जो फ्लड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम जारी रहे, और वो काम जारी रहा। और एडिशनल फंडिंग भी, अब तो पोजीशन ये है, अल्लाह ताला रब का करम है कि हम अब ये सोच रहे हैं कि इसको फ्लड अफेक्टेड एरियाज से बढ़ा के जो फ्लड के बाहर एरियाज थे उस पर भी एक्सपेंड किया जाए, तो इंशाल्लाह ताला ये काम पूरा करेंगे। आप बाकी सारे गैर अहम थे कि यार कराची में जो मेयर है वो भी आपका, तो कराची के लिए ऐसा कौन सा वो बड़ा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान की आपके ज़हन में आने जा रही है? देखिए, आगे कराची की मेगा सिटी सर इस पे ऐड कर लीजिएगा, ऊपर वाले की मदद से अब बलूचिस्तान, यानी अल्लाह ताला की मदद से बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई है। जिस वक्त गवादर में इंसानी आलमिया जन्म ले रहा है, आपने बतौर वज़ीर आला अपने वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी रब्ता किया? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ आपको। पहला आपने सवाल किया, देखें, कराची के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अभी नहीं, हम जैसी ये डिटेरेट हुई, पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी थी कि उस पर हमें परेशानी थी, सीधी सी बात है, परेशानी थी। और 2012-13 में कराची को
सिक्स्थ मोस्ट डेंजरस सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहते थे। उसके बाद कायम अली शाह साहब के ज़माने से काम शुरू हुआ, मैंने उसको आगे बढ़ाया और 2020 के अंदर वो 6 से 125 मोस्ट डेंजरस सिटी हो गई। बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता मुल्कों के शहर भी हमसे ज़्यादा ख़तरनाक समझे जाते थे। फिर थोड़ा इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तसल्ली बख्श नहीं है, ये इशू था। लेकिन जैसे ही कुछ हालात बेहतर हुए थे, हमने कराची के लिए कराची डायग्नोस्टिक स्टडी कराई थी। मैं उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था और उसके अंदर हमने पानी, वेस्ट वाटर, गार्बेज, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये 5 चीज़ों पे जो गैप्स थे वो मुकम्मल तौर पे तैयार कराए थे। अब इसके अंदर जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा है। फिर हमने वर्ल्ड बैंक से बात करनी शुरू की। आपको पता होगा कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के साथ हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारे पास उसकी फंडिंग भी अवेलेबल हो गई है और हम कर रहे हैं। जो अमाउंट्स है ना कराची के लिए बहुत, हमने वही कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट किया। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से थोड़ी दूर पहला उसका था जो पीपल स्क्वायर हमने बनाया था। उसके बाद कराची के अंदर कराची लिवेबल सिटी वो क्लिक के नाम से प्रोजेक्ट किया, उसके अंदर 5 या 6 स्टेडियम्स तैयार हैं। तो ये नहीं कोई नई बात कर रहे हैं हम। आगे हमने कराची के पानी के लिए K4 के लिए अभी मेरा पहला ख़त पहले खतूत में, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म हलफ उठा लें। ख़त तैयार है, मुझे साइन करना है, इसलिए मुझे हलफ उठाएंगे तो फिर उनका नाम लिख सकता हूँ मैं उधर। तो उन्हें याद दिलाऊंगा मैं कि उन्होंने कराची में आके चीफ मिनिस्टर हाउस में कहा था, और न सिर्फ खुद कहा था, अपने काबीना के जो उधर वज़रा मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब, आयशा गौस पाशा साहिबा मौजूद थी, उन्हें कहा था कि जी मैंने K4 के लिए फंड्स मुहैया करने। अब हुआ क्या, 16 अरब रखे थे गालिबन, 16 अरब। अभी तक ये कौन सा महीना चल रहा है, अब ये मार्च शुरू हो गया, अभी तक 4-4.5 अरब रुपए आए हैं उसमें। तो मैंने उनको याद दिलाना ये चीज़ें। उसके अलावा जो K4 का सेकंड पार्ट है उस पर हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। मैंने बताया वर्ल्ड बैंक से वो साइन करने के लिए मैंने कल ऑथराइज़ किया है वाटर बोर्ड को कि वो जाके एग्रीमेंट साइन करें। तो हमारी ये सोच चलती रही है और इंशाल्लाह ताला कराची को जिन्होंने ख़राब किया है उनसे, और वो मैं कई बार कह चुका हूँ, अब मैं इतने लंबा, आपने मुझे खामखा नाराज़ कराएंगे मुझसे लोगों को आज आप आप देखें ना जाके जिस तरीके से सर्विस रोड्स पे कब्ज़ा, सर्विस रोड्स पे अलॉटमेंट, नालों के ऊपर दुकानें, ये किसने बनवाई सारी है। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, जिन्होंने ख़राब किया उनको जवाब दे करें। मुर्तज़ा वहाब इंशाल्लाह ताला सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के साथ एक बाइख्तियार, मैंने कहा बाइख्तियार अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अपने दायरे के अंदर एक बाइख्तियार मेयर होके ये सारे मसले हल करेगा। थैंक यू, शुक्रिया।